हेलो दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीस और आप देख रहे हैं यू आर अदीस। आज हम आए हैं डॉक्टर ज़फ़र साहब के यहाँ, जो कि उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी से, वाराणसी शहर उत्तरी से विधायक के। तो इनसे आज हम कुछ बातें करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो मैं इनसे जब आया तो इनसे एक बात हुई कि डॉक्टर ज़मीरुल्लाह साहब जो थे अलीगढ़ के विधायक समाजवादी पार्टी के, उनसे आपने वीडियो देखा होगा उनका, कि उन्होंने एक बयान दिया था कि किसी भी पार्टी में मुसलमानों की इज्जत नहीं है। और ये चुनाव जो होने जा रहा है, आई थिंक 80 और 20 का होने जा रहा है, क्योंकि अभी मैं कल ही एक जगह गया था, दुकान पे मैंने वीडियो देखा था, योगी साहब जी का वीडियो चल रहा था, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसमें 80 और 20% क्या शेयर रहेगा। अब 80 और 20 कौन है, आप खुद ही समझदार हैं। उसी पे एक व्हाट्सएप स्टेटस भी मैंने देखा जिसमें लिखा था, मैं पढ़कर सुना देता हूँ कि समाजवादी से जयंत चौधरी से पूछती है कि जयंत चौधरी तुम्हें क्या चाहिए। तो जयंत चौधरी जी कहते हैं 35 विधायक सीट और जाट आरक्षण चाहिए। समाजवादी ने कहा राजभर तुम्हें क्या चाहिए। राजभर ने कहा आरक्षण और 10 सीटें। समाजवादी ने कहा कि मुस्लिम भाइयों तुम्हें क्या चाहिए। इसको समाजवादी भी कह सकते हैं आप या कांग्रेस भी कह सकते हैं। मुसलमानों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बीजेपी को हराना है। और मैं देखता हूं डॉक्टर साहब कि कोई भी पार्टी अभी इस समय इलेक्शन लड़ रही है, जो वो ये नहीं कह रही कि हमें 2022 में जीतना है, वो ये कहती है कि हमें बीजेपी को हराना है। सबसे पहले आप इसी बात का जवाब दीजिए कि आखिर पार्टियां ये क्यों कहती हैं कि बीजेपी को इस बार भगाना है। और मैंने कई जगह ये क्वेश्चन किया है, उसका आंसर मुझे नहीं मिला है। देखिए, किसी भी दशा में नकारात्मक सोच जो होती है वो इंसान को पीछे ले जाती है। काम कोई भी हो, चाहे लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया हो, या आपके हिस्सेदारी की बात हो, या आपके एकेडमिक करियर की बात हो, या आपकी नौकरी की बात हो, हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। हम किसी को हराने की क्यों बात करते हैं, हम जीतने की बात करते हैं। हम आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, जो उत्तर प्रदेश को 32 सालों से जातिगत राजनीति में ढकेल के उत्तर प्रदेश की विकास की पहिया को जो रोक देने का काम क्षेत्रीय दल और तमाम दलों ने किया है, उस विकास के रास्ते को पहुंचाने के लिए आदरणीय प्रियंका जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश को मिला है। और उत्तर प्रदेश में इस बार विकास की बयार चलेगी। जितने भी कारखाने हैं, जितने भी औद्योगिक व्यापारी के सारी चीज़ें रही हैं, वो सब कांग्रेस के ज़माने में हुए हैं। क्षेत्रीय दलों में इनको बंद कर दिया और इसका कोई भी किसी तरह की तमाम सब्सिडी थी। आप समझिए, जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो बुनकर फ्लैट बिजली और तमाम ऐसी चीजें थी जिस पे जो है सब्सिडी देने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी। तमाम दल ऐसे आए जिन्होंने बंद कर दिया। मैं आपकी बात रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो बुनकरों को फ्लैट रेट पे बिजली मिलती थी, सब्सिडी मिलती थी। तो ये काम तो मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन केंद्र से सब्सिडी मिलती थी। केंद्र की देन थी जो ये बिजली फ्लैट रेट माफ हुआ, या बुनकर समाज की जो भी योजनाएं लाई वो केंद्र सरकार लाई। आपको अच्छी तरह से याद होगा, बनारस में जब कांग्रेस के सांसद थे राजेश मिश्रा जी, तो उस समय कितनी योजनाएं, कितनी बिजली की बिल माफ हुई थी, आपको याद होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी उसके लिए कटिबद्ध थी और हर तरह से बुनकर समाज की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। अभी आदरणीय प्रियंका जी ने प्रतिज्ञा लिया है, बिजली बिल हाफ करेंगे, बुनकर समाज के लिए मंडी की स्थापना करेंगे। आज समझ लीजिए कि वर्तमान सरकार ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके और बिजली की मार मार के बुनकर को मरने के कगार पे छोड़ दिया है। आज नोटबंदी और कोरोना काल के बाद सबसे बद से बदतर हाल अगर किसी की है तो वो हमारे बुनकर समाज की है। ये किसी भी राजनेता को दिखता नहीं, ये सिर्फ अगर किसी ने देखा तो आदरणीय प्रियंका जी ने देखा। आपको याद होगा, पूर्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदरणीय प्रियंका जी ने बुनकर समाज से बात किया, उनकी समस्या के बारे में जाना, अपनी प्रतिज्ञा में शामिल किया। और निश्चित उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी तो बुनकर समाज के लिए मंडी की स्थापना किया जाएगा, बुनकर समाज के लिए बिजली बिल माफ किया जाएगा और बुनकर समाज के लिए अनेक योजनाएं लेकर आने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी।
अच्छा, आपने ये कहा कि हाफ किया जाएगा बिजली बिल, ठीक है, बहुत सारे आपने बताया कि मंडी बनाई जाएगी। तो आखिर 32 सालों से आप लोगों की वो प्लानिंग क्यों नहीं रही, या फिर 32 सालों से आपने कैसे काम किए कि आपको गवर्नमेंट नहीं आई और आपको पब्लिक ने नहीं चुना? ऐसा क्या हुआ 32 सालों में? देखिए, इन 32 सालों में क्षेत्रीय दल सक्रिय हो गए और क्षेत्रीय दल मूल रूप से जाति बिरादरी को तोड़कर और जाति बिरादरी के नाम पे उत्तर प्रदेश में सरकारें बनाई और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह किया। 32 साल पहले जो भी विकास हुआ था, आपकी उम्र तो अभी कम है, आप अपने वालिद मोहतरम से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि कांग्रेस विकास के पहिए पे किस तरह से उत्तर प्रदेश को, देश को लेकर जा रही थी। लेकिन लोगों की नजरें लग गई और क्षेत्रीय दल सक्रिय हो गए, जो जाति धर्म की भावनाओं में बहकर उत्तर प्रदेश की विकास की पहिया को रोक दिया। इसी को देखते हुए आदरणीय प्रियंका जी का जो उत्तर प्रदेश में नेतृत्व मिला है, आप देखे होंगे कि पूर्व में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रियंका जी सक्रिय हुई, हाथरस की घटना थी, सोनभद्र की घटना थी, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित थीं, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए जिस तरह से प्रतिज्ञा लिया और आदरणीय प्रियंका जी ने जो नारा दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उन लड़कियों के लिए वो दरवाजा खोला कि वो सदन में स्वयं पहुंच के अपनी लड़ाई लड़ सकें। आप समझिए कि बहुत सारी पीड़ित ऐसे लोग रहे हैं जिनको प्रियंका जी ने इस बार विधानसभा में पहुंचाने के लिए टिकट दिया। 125 सीटें जो अभी हम लोगों की कांग्रेस पार्टी की घोषित हुई है, उसमें प्रियंका जी ने लड़कियों के लिए रास्ता खोला है। आपने कहा हाथरस का नाम लिया, तो राजस्थान में एक रेप केस हुआ था, याद नहीं आ रहा है लड़की का नाम, उसको भी बहुत ज़बरदस्त उसका रेप केस हुआ था और उसके बाद भी उसको ऐसे क्लोज कर दिया गया मानो कोई रेप केस हुआ ही नहीं हो। तो जब अपनी गवर्नमेंट में कोई रेप होता है या कोई क्राइम होता है तो उसको ऐसे दबा दिया जाता है, और अपोजिट गवर्नमेंट में जब कोई रेप होता है या कोई क्राइम होता है तो उसको ऐसे उछाला जाता है अपोजिट गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूं, और राजस्थान और पंजाब और जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं, आप देख लीजिए उठा के कि इस तरह से काम करने वाले लोगों के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई कांग्रेस पार्टी की है। और कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों की कहीं कोई जगह नहीं है जो इस तरह की निंदनीय घटना, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है, अगर इसको कोई अंजाम देता है। उत्तर प्रदेश के हालात देखिए ना क्या हैं। उत्तर प्रदेश के हालात, उत्तर प्रदेश को जाति धर्म के नाम पे ढकेल देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए किस तरह की बेबसी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में आप हालात देख लीजिए। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की जिस तरह से बेबसी थी, लोग मरने के कगार पे पहुंच गए, लोग अपनी लाशों को नहीं पहचान पा रहे थे। हिंदू समाज के लोग, जिनका अधिकार होता है लोकतांत्रिक तरीके से कि उनको अंतिम मोक्ष की प्राप्ति हो, उनकी अंतिम यात्रा सही होनी चाहिए, उनको दफनाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ। मुस्लिम समाज के लोगों के लिए जो कब्रिस्तान में जाने की जरूरत थी, ऐसी लाशों को बदल दिया जाता था। उत्तर प्रदेश में इस तरह से आदरणीय प्रियंका जी ने, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका जी ने बाकायदा कोरोना किट देकर हम लोगों को दिया, जो घर घर घूमकर हम लोगों ने बांटा, ऑक्सीजन दिया, और जो भी विपक्ष की जितनी भूमिका हो सकती थी आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में हम सब निभाने की कोशिश पूरी की है। खासतौर मैं बनारस की बात करूंगा। बनारस किस बेबसी से गुजरा है आपको पता है, किस बदहाली से गुजरा है आपको पता है। और ऐसे में आदरणीय प्रियंका जी की जो कोरोना किट आई थी, दवाई आई थी, वो कितना कारगर हुई हम सब जानते हैं। जिस समय उत्तर प्रदेश में पैरासीटामॉल का भी लाला पड़ा था, उस समय में आदरणीय प्रियंका जी ने पूरा कोरोना किट भेजने का काम किया, हम सब लोगों के बीच में घूम घूम के बांटने का काम किए, देने का काम किए। अच्छा, चलिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने 60 साल करीब गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल में रही। तो ये बताइए कि जापान जैसे छोटे देश में जहाँ रिसोर्सेज की कमी है, जहाँ पॉपुलेशन की कमी है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे इनोवेशन करते हैं, स्कूल के बच्चे डेवलपमेंट करते हैं। और हमारे बनारस में जब आपकी गवर्नमेंट सेंट्रल में 60 साल हुकूमत करती है, तब भी लिटरेसी रेट नहीं बढ़ता है, तब भी एजुकेशन रेट नहीं बढ़ता है, तब भी भारत में इनोवेशन नहीं होता है, रिसोर्सेज उससे ज़्यादा भी हैं तब भी। ऐसा क्यों? आप देख लीजिए कि कांग्रेस सरकार में कितने स्कूल खुले, कितने कॉलेज खुले, और कांग्रेस पार्टी में कितनी स्कॉलरशिप आई। वर्तमान सरकार ने तमाम स्कॉलरशिप को बंद कर दे। मौलाना आज़ाद, राजीव गांधी, तमाम ऐसी योजनाएं थी जिसके बल पे बुनकर समाज और मुस्लिम समाज और अन्य समाज के लोगों को ये मौका मिला कि वो एजुकेशन हासिल कर सकें। ये सब कांग्रेस की देन थी। वर्तमान सरकार में सारे स्कॉलरशिप मैक्सिमम बंद हो चुके हैं। आप उठा के देख लीजिए, आप गूगल करके देखिए क्या हालात हैं। नहीं, मैं स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो युवा हैं
वो इस काबिल बने कि उनको स्कॉलरशिप की, उनको फ्री राशन की, उनको और किसी चीज की मोहताजगी की जरूरत ही ना पड़े। वो जितने भी अपना जो रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतें हैं, जो भी नीड है उनकी, जो भी उनके बच्चों की जरूरतें हैं फ्यूचर में, अपना फ्यूचर वो अपने दम पे बना सके, ऐसी गवर्नमेंट चाहिए हमें। ऐसी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी हो सकती है। आदरणीय प्रियंका जी का ये दर्द है जो आप बयां कर रहे हैं। हम सब जब जाते हैं और पार्टियों में, संगठन में जब सुनते हैं तो ये उनका दर्द है। और मैं स्वयं भी चाहता हूं कि बच्चे पढ़ के अपने बलबूते खड़े हों, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकें और किसी के मोहताज न रहें। ये हम सब की इच्छा है और ईश्वर ने मौका दिया, अल्लाह पाक ने मौका दिया। अगर वो मौका रहा तो उत्तरी विधानसभा शहर, उत्तरी विधानसभा को हिंदुस्तान की सबसे विकसित, सबसे एजुकेशन वाली विधानसभा बनाने का मेरा संकल्प है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि उत्तरी विधानसभा के बच्चे पढ़ के हायर एजुकेशन में ज़्यादा से जाएं, क्योंकि मैं खुद हायर एजुकेशन से आता हूं, मुझे इसका दर्द है। और एक तरह से आप समझ लीजिए कि मेरी राजनीति में जो आमद हुई, मैं राजनीति में, मैं छात्र राजनीति से राजनीति में, वो मेरा दर्द था। मैं यहीं पला, यहीं बढ़ा, यहीं जन्मा। जब मैं घूमता हूं, जब सरैया के हालात देखता हूं, बड़ी बाजार के हालात देखता हूं, तो दिल रोता है, आंखों से आंसू नहीं, खून गिरते हैं हमारे। लेकिन वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक मौका ऐसा होता है कि जब तक आप राजनीति में नहीं हो पाते, उस तरह की मदद नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तरी विधानसभा 388 शहर उत्तरी विधानसभा का हर एक बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, और उसके लिए मेरे जो भी योगदान होगा हम करने के लिए तैयार हैं। 80 और 20% पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो गुमराह करने वाली बात है। ये तो देश का सेकुलरिज्म है, जो देश का ढांचा है, अनेकों फूल से ये सजा हुआ है। माला जो पिरोई जाती है वो एक फूल की नहीं होती है, एक फूल की होती है तो खूबसूरती नहीं आती। अनेक मालाओं से पिरोकर जो माला बनता है वो अच्छा होता है। एक शेर याद आ गया, इसी पे 20% और 40% वो वक्त गया, वे दौर गया जो दो कौमों का नारा था, वे लोग गए इस धरती से जिनका मकसद बंटवारा था। हम तमाम 100% लोग एक हैं और एक होकर चुनाव लड़ेंगे और सर्व समाज की हम सब बात करते हैं। 2022 विधानसभा इलेक्शन में कितनी सीटें गवर्नमेंट कांग्रेस की आने वाली है? 2022 के चुनाव में चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे और उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से नए तरीके से आदरणीय प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में एक क्रांति लाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बनाएगी, बहुमत में होगी। विकास के मुद्दे पर इस गवर्नमेंट को, जब ही मौजूदा गवर्नमेंट है, उसको कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में? ये आप स्वयं अपने दिल से पूछ लीजिए। नहीं, आप देखिए, जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना काल, बेरोजगारी, गैस के सिलेंडर 300 को 1000 पहुंचा दिया, सरसों के तेल को 50 रुपए से 200 पहुंचा दिया। जिस तरह की बेरोजगारी इस सरकार में बढ़ी है, ऐसी गुजरी हुई किसी सरकारों में इस तरह के हालात नहीं हुए हैं। आप स्वयं देखिए कि क्या हालात हैं और किस तरह से उत्तर प्रदेश जो है मुफलिसी के दौर से गुजर रहा है। अच्छा, मान लीजिए एक अनुमान लगा लीजिए कि गवर्नमेंट नहीं बनती है आपकी, तो किसको दोष देंगे? ईवीएम को या फिर असदुद्दीन ओवैसी को? हम सब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। बूथ स्तर पे, वार्ड स्तर पे, मोहल्ले वाइज अपनी पूरी तैयारी कर दी है और हम उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में विकास के रास्ते को गति देने का काम आदरणीय प्रियंका जी करेंगी। जिस तरह की उन्होंने, तमाम नेता जुमला बोलते हैं, चुनावी वादा करते हैं, ये आदरणीय प्रियंका जी का जज्बा है कि वो प्रतिज्ञा लेती हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। 20 लाख लोगों को रोजगार देने की प्रतिज्ञा लिया आदरणीय प्रियंका जी ने, 3 सिलेंडर मुफ्त देने की बात, अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की है। देखिए, ये चुनावी वादे तो इससे पहले भी 15 लाख आ रहा था, इससे पहले भी बुलेट ट्रेन आ रही थी, इससे पहले भी काले धन आ रहे थे। तो ये चुनावी सब वादे हैं, तो आदरणीय प्रियंका जी की प्रतिज्ञा है कि हम करेंगे।
20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आदरणीय प्रियंका जी की प्रतिज्ञा है बिजली बिल माफ करेंगे। आदरणीय प्रियंका जी की प्रतिज्ञा है महिलाओं को हम जो है राजनीति में 40% भागीदारी देंगे। और वो प्रूफ हो गया कि पहली लिस्ट उत्तर प्रदेश में आती है तो 40% आदरणीय प्रियंका जी ने महिलाओं को जो है राजनीति में रास्ता, लोकतंत्र में रास्ता खोलकर सदन में पहुंचाने की कोशिश की है जी। ये आदरणीय प्रियंका जी का जज्बा है, मैं सैल्यूट करता हूं ऐसी नेता को। अच्छा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं ये भी तो एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना रही है कि हाँ लड़कियों को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो हमें वोट बैंक ज़्यादा मिलेगा? देखिए उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं और उत्तर प्रदेश की जो बेबसी है, आप समझिए, जहां लोग जाति की बात कर रहे हैं, जहां लोग धर्म की बात कर रहे हैं, बहुत आसान था आदरणीय प्रियंका जी को भी जाति और धर्म पे बात करना, लेकिन ऐसे में एक बड़ा तबका समाज का जिसका नेतृत्व कम हो पाता है सदन में, उसको उठाकर वोट की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी उन लोगों की राजनीति करती है जो बेबस हैं, जो मजबूर हैं। महिलाएं हमारी कहीं न कहीं असक्षम थी लड़ाई लड़ने के लिए, कहीं न कहीं जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो है सदन का सदस्य होना पड़ता है लड़ाई लड़ने के लिए। ऐसे में आदरणीय प्रियंका जी ने सदन का रास्ता खोल दिया और पहली सूची में उन्होंने साबित किया कि 40% के वादा को उन्होंने पूरा किया है। अच्छा, आप 388 विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं जो कि वाराणसी शहर उत्तरी से है। अभी असदुद्दीन ओवैसी जी का एक बयान आया था कि मुसलमानों की किसी पार्टी में इज्जत नहीं है, वो हमारी पार्टी में है, हम उनको सीने से लगाकर रखेंगे। आप भी एक मुस्लिम हैं, तो आप इस स्पीच को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो मुसलमानों की इज्जत है वो जग जाहिर है। आप जानते हैं कि जिस तरह की इज्जत, अब मुसलमान किसी की इज्जत देने का मोहताज है? खुद काबिल बनो, खुद में काबिलियत पैदा करो, इज्जत आपके पीछे घूमेगी। इस तरह की आप जो है अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और आगे बढ़िए। और कांग्रेस पार्टी में जो मुसलमानों का और सर्व समाज का, हम तो जाति की बात ही नहीं करते, हम तो सर्व समाज की बात करते हैं। सर्व समाज की जो इज्जत कांग्रेस पार्टी में है, मैं समझता हूँ और दलों में कम है। देखिए, एक बात जो मैं बहुत दिनों से पूछना चाह रहा था, बहुत सारे विधायकों से पूछ नहीं पा रहा था, वो ये कि जब भी इलेक्शन आने वाला होता है तो हर विधायक, हर सांसद गली गली मोहल्ले में जाता है और हर एक गरीब लोगों से मिलता है, लेकिन जब वही विधायक, वही सांसद इलेक्शन जीत जाता है, अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है, तो उन लोगों को भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये देखिए, जब लोग सत्ता में आते हैं तो अहंकार में आ जाते हैं, समझ गए? तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप समझिए, क्यों नहीं आप विधायक को पकड़ लेते, आप उनसे जवाब सवाल क्यों नहीं करते? क्योंकि एजुकेशन की कमी है, जानकारी की कमी है। विधायक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, जनता बड़ी चीज़ है जो चुनकर उनको वहाँ तक पहुँचाती है। अगर कोई विधायक इस तरह की का कार्य करता है, उसकी कॉलर पकड़ लीजिए, उससे सवाल करिए कि हमने तुम्हें विधायक बनाया था, तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने हमारे विकास के बारे में क्या किया, तुमने हमारी शिक्षा के बारे में क्या किया। एक आम व्यक्ति जो है आपके बीच का, आदरणीय प्रियंका जी ने रास्ता खोला है, विधानसभा में पहुंच सकता है, विधानसभा का सदस्य बन सकता है, जनता के बीच का आना चाहिए। हमारे लिए अगर मुझे मौका मिला उत्तर प्रदेश के सदन में पहुंचने का, हमारे लिए 24 आवर्स जनता के बीच में रहना है, जनता की सेवा करना है और सेवा भाव से राजनीति में आया हूं। मैं स्वयं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, इसलिए राजनीति में मैं जो देखता हूं मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत पीड़ा होती है और बहुत दर्द होता है जब दोहरी निगाह से लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति हैं तो इनको इस आंख से देखिए, ये फलां व्यक्ति हैं तो इनको इस आंख से देखिए। उस दूरी को दूर करने की कोशिश करेंगे और 24 आवर्स मेरा दरवाज़ा जनता के लिए खुला है और मैं जनता के लिए खुला रहूँगा और जनता के बीच में पहुँचने की कोशिश में बराबर करूँगा। अच्छा, आप क्या सोचते हैं लोकतंत्र और विधान और लोकतंत्र और जो भी कानून लिखे गए थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी द्वारा, क्या वो सिर्फ किताबों के पन्नों में है या रियल लाइफ में भी वो एग्जिस्ट करते हैं? देखिए, देश कानून से चलता है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे कोई भी हो, कानून सर्वोपरि है। और आप समझिए, यही बात आके कहाँ, जब आप एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, जब आप पढ़ेंगे नहीं, कानून की आपको जानकारी नहीं होगी, आप आंखों से आंख मिला के कैसे बात करेंगे? इसलिए सबसे जरूरी है, और मेरी कोशिश, बुनियादी कोशिश जो है वो ये है कि उत्तरी विधानसभा के मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे
हायर एजुकेशन में पहुंचे ताकि लोगों से आंख मिलाकर बात करें, कानून की जानकारी हो, संविधान की जानकारी हो, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है, ये सब जब जानकारी होगी तो आंखों से आंख मिलाकर बात करेंगे। अगर आपके विधानसभा सीट जो एरिया है, अगर मान लीजिए एक रिक्शे वाले को भी कोई प्रॉब्लम होती है और वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा? लोकतंत्र में रिक्शे वाला हो या बहुत बड़ा उद्योगपति हो, दोनों का दर्जा मेरी निगाह में सामान्य होता है, क्योंकि दोनों के मताधिकार जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर रिक्शे वाला भी कोई दर्द से पीड़ित है तो ये मेरा फर्ज बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि उस भाई के लिए 2 कदम चलने की कोशिश करूंगा। ये मेरा सौभाग्य होगा। मुझे क्या लगता है कि मैं अपना ओपिनियन आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी विधायक हो या कोई सांसद हो या कोई पार्षद हो, वो अपनी फील्ड में पर डे कम से कम 2 घंटा निकाले और लोगों की हाल चाल ले। इस नज़रिए को, इस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं लोकतंत्र की जो छात्र संघ की नर्सरी होती है वहां से ट्रेंड होकर राजनीति में आया हूं। मैं राजनीति जज्बे जुनून से ओतप्रोत करता हूं। राजनीति मेरा पेशा नहीं है, मेरा शौक है, खिदमते खल्क का एक जज्बा है। और छात्र राजनीति में जो ट्रेनिंग होती है वो ये होती है कि समाज की सेवा करिए, खिदमते खल्क करिए। उस जज्बे से आया हूं और हमेशा आप सबके बीच में रहूंगा। आप 2 घंटे की बात करते हैं, 24 घंटा मेरे दिमाग में विधानसभा विकास कैसे हो, विधानसभा को विकसित कैसे किया जाए, विधानसभा के बच्चे पढ़ लिख कर आगे कैसे बनेंगे, और उत्तर प्रदेश के और देश के सर्वोच्च विधानसभा में 388 शहर उत्तरी विधानसभा का नाम कैसे आएगा, ये मेरा चिंतन का विषय होता है, मेरे मंथन का विषय होता है। इसके लिए मैं चिंतित रहता हूं और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक ने अगर मौका दिया तो इंशाअल्लाह साबित कर दिखाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मंदिर मस्जिद, इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं पॉलिटिक्स में? देखिए, मंदिर भी बननी चाहिए, मस्जिद भी बननी चाहिए, गुरुद्वारा भी बनना चाहिए, चर्च भी बनना चाहिए। सर्व समाज का विकास होना चाहिए और सर्व समाज के मजहबी दायरे को आगे बढ़ाना चाहिए। उससे किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो मूलभूत समस्या है और विशेष जो बनारस की समस्या है, वो बेरोजगारी की है, वो रोजगार की है, वो महंगाई की है। आप समझिए कि कितनी बेबसी है। उत्तर प्रदेश में रोजगार चाहिए। जब लोगों के पेट में अन्न नहीं होगा तो धर्म अच्छा नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश और खासतौर बनारस में हॉस्पिटल की जरूरत है। कोरोना काल में किस तरह की बेबसी थी, लोग कहां जा रहे थे, हॉस्पिटल तलाश कर रहे थे। इसलिए उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में ऐसी सरकार हो, ऐसे विधायक हो कि कम से कम अपने पब्लिक, जब लाचार पब्लिक जब हो, जिस तरह से कोरोना में लाचारी थी, तो उसको संभालने की क्षमता रखते हों। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।